मैं बहुत खुश हूँ। चंद दिनों में मेरी देवरानी आ जाएगी और हम दोनों बहनों की तरह रसोई को संभालेंगी। अकेले रह रही हूँ, लेकिन अब मेरा भी मन लग जाएगा। बाहर से कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो वो मेरे साथ गोलगप्पे खाने के लिए होगी और बाजार भी साथ में जाया करेगी। घर का सारा काम बराबर जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। माधुरी खुशी से काम कर रही होती है कि सास दुलारी रसोई में आती है। क्या बात है बड़ी बहू, बहुत खुश लग रही हो। हाँ माँ जी, देवरानी के आने की खुशी हो रही है मुझे। मेरी एक छोटी सी बहन आने वाली है जिसके साथ मैं इस रसोई और घर को संभालूंगी। हाँ हाँ ठीक है बहू, लेकिन फिर तेरा राज खत्म हो जाएगा। राज खत्म होने वाली क्या बात है माँ जी, इसमें छोटी बहन से क्या चिढ़। चलिए आप बैठ जाइए, मैं आपके और पापा जी के लिए शाम की 4 बजे वाली चाय बनाकर लाती हूँ। फिर सास चंद्र प्रकाश के पास जाकर बैठ जाती है और माधवी चाय बनाकर उन्हें दे देती है। 2 हफ्ते में सबकी शादी की शॉपिंग हो जाती है और फिर ध्रुव की नव्या से शादी हो जाती है, जहां चौखट पर जेठानी चावल रखती है और देवरानी उसे गिराकर घर में आती है। आओ मेरी प्यारी देवरानी, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार था मुझे। मेरा इंतजार खत्म हुआ। मुझे भी अपनी बड़ी बहन का बहुत बेसब्री से इंतजार था। बहुत सुना है मैंने ध्रुव जी से आपके बारे में। अपनी जेठानी से मिल ली तो सास से भी मिल ले। जी माँ जी। ये सुनकर नव्या अपनी सास के पैर छूने के बाद जेठानी के पैर छूती है तो वो उसे अपने गले से लगा लेती है। ये क्या करने जा रही थी तुम? हम भले ही रिश्ते में देवरानी जेठानी हैं, लेकिन रहेंगे बिल्कुल बहनों की तरह गले लगाकर। जी दीदी। फिर सारी रस्म करने के बाद सब कमरे में आराम करते हैं। अगले दिन नव्या अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है, जहां माधवी खाना बनाने में उसकी मदद करती है। कुछ देर में खाना खाकर सब नई बहू की तारीफ करते हैं। वाह बहू, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने लिट्टी चोखा भी बना दिया। तुम्हें पता है ये तो मेरा फेवरेट है। दुलारी, तुमने बताया क्या बहू को? नहीं पापा जी, जेठानी जी ने खाना बनाने में मेरी मदद की है। उन्होंने ही मुझे बताया कि आपको लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। मैं तो शहर से हूँ, मुझे लिट्टी चोखा बनाना कैसे आएगा? पर दीदी तो गांव से जुड़ी हैं। बस करो, तुमने बनाया मैंने बनाया, बात तो एक ही है ना। देखा माँ, घर में नई देवरानी नई छोटी बहन आई है। माधवी कैसे साथ दे रही है उसका हर चीज में। ये तो होना ही था, मुझे पता था। चलो अच्छा है, दोनों देवरानी जेठानी नहीं बहन बनकर रसोई संभालेंगी। हाँ माँ जी, मैंने भी यही तय किया है कि हम दोनों बहन बनकर ही रसोई संभालेंगी। वक्त गुजरता है, ऐसे ही देवरानी जेठानी बहन बनाकर रसोई संभालती हैं। देवरानी को शाम को कपड़े धोने से ठंड लग जाती है, तब जेठानी चक्की से आटा पिसवाकर अंदर आती है। लगता है सर्दी लग गई। अभी तो और कपड़े धोने बचे हैं। नव्या, ये तुमने क्या किया? मैं आ रही थी ना, फिर भी तो मानी नहीं और कपड़े धोने चली गई। देखो इतने सारे कपड़े अकेले कैसे धोगी। लग गई सर्दी। हटो, मैं ये काम करती हूँ। नहीं दीदी, रहने दो, खामखा आप भी बीमार पड़ जाओगी। मैं गीली हूँ, मैं ही काम कर लूंगी। नहीं तू काम नहीं करेगी। करेंगे तो दोनों साथ में ही करेंगे, जिससे काम जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर तू मेरी छोटी बहन भी है, मैं तुझे ऐसे परेशान थोड़ी ना होने दूंगी। देवरानी जेठानी बाद में। आप मानो कि नहीं ना, रोटी सब्जी बनाती हो तब भी हेल्प करवाने आ जाती हो। कभी पूरा काम मुझे नहीं करने देती और घर के बाकी काम भी आप मुझे अकेले नहीं करने देती। हाँ, क्योंकि मैंने हमेशा से एक सपना देखा है। मेरी देवरानी मेरी छोटी बहन समान है, जिसका मैं ख्याल भी रखूंगी। तो हम हर चीज साथ में संभालेंगे। फिर दोनों बहुएं साथ में कपड़े धोकर सुखाती हैं। उन्हें देख सास ससुर नजर उतारते हैं। थू नजर न लगे इन दोनों देवरानी जेठानी बहनों को। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब से छोटी बहू आई है तब से बड़ी बहू और चहकती रहती है। सच में उसको अपनी छोटी बहन मानती है। ये कहकर सास ससुर घर में चले जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी प्यार से रसोई में खाना बनाने चली जाती हैं। एक रोटी बनाती है तो दूसरी सब्जी, एक रसोई साफ करती है तो दूसरी बर्तन साफ करती है। दोनों घुल मिलकर रहती हैं। वहीं दोनों भाई एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, जहां उनकी कंपनी अचानक से बंद हो जाती है और दोनों की पगार भी रोक दी जाती है, जिससे घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। दोनों भाई घर में आकर बहुत परेशान होते हैं। तभी पानी देते हुए देवरानी जेठानी। निकेतन जी, देवर जी, क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? अच्छा, मैंने आपको राशन लाने के लिए कहा था, आप लेकर आए? ध्रुव जी, मैंने आपको कहा था आप आज जलेबी लेकर आना। माँ जी, पापा जी का जलेबी खाने का बहुत मन था, आप लाए नहीं? अरे कहाँ से जलेबी लाए? जेब में 10 रुपए के सिवा कुछ नहीं है। कंपनी से सैलरी नहीं मिली, कंपनी अचानक से बंद हो गई, उन्होंने हमारी सैलरी भी रोक दी। इसलिए हम दोनों भाई परेशान हैं कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। क्या
वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? थोड़ी बहुत तो पगार देनी चाहिए थी। पिताजी, हम सब वर्कर्स ने बहुत बोला, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। अब हमें कहीं नई नौकरी की तलाश करनी होगी, और नौकरी ऐसे ही तो नहीं मिल जाती। हाँ पिताजी। हे भगवान, आज शाम का खाना तो जैसे तैसे बन जाएगा, लेकिन कल के लिए घर में कुछ भी नहीं था। अब क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन माँ जी आप हम दोनों पर विश्वास रखना, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। दोनों बहू रसोई में खाना बनाते हुए। मुझे तो टेंशन हो रही है दीदी, अब हम इस रसोई को साथ मिलकर कैसे संभालेंगे? रसोई में खाने लायक कुछ भी नहीं है। यही मैं सोच रही हूँ, लेकिन जब कुछ काम नहीं आता तो जुगाड़ काम आता है। खाना बनाकर सब दुखी मन से खाना खा लेते हैं। अगले दिन दोनों बहू, दीदी चाय बनानी है, लेकिन चीनी नहीं है और दूध भी कम है। जुगाड़ का टाइम आ गया है। मैं इसी जुगाड़ की बात कर रही थी। उस दिन माँ जी ने गुड़ की डली खरीदी थी। गुड़ की चाय बनाएंगे, और वो भी पानी वाली। दीदी ये तो अच्छी भी नहीं लगेगी। अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन गुजारा हो जाएगा। और ये कल से तुमने आलू के छिलके फेंके नहीं हैं, ये तो सूख भी गए हैं। दीदी गलती से रह गया था, मैं अभी फेंक देती हूँ। नहीं फेंको मत, इसके आलू के छिलके के चिप्स बन जाते हैं। फिर सब सुबह के नाश्ते के लिए भूखे पेट होते हैं, और माधवी आलू के छिलके को लेकर और पानी वाली चाय लेकर सबके पास पहुंच जाती है, जिसे खाकर सबकी भूख शांत होती है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा खाना भी खाएंगे, लेकिन अच्छा था जो भी था। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल ठीक कहा। जब तक दोनों बहू रसोई साथ में संभालेंगी, मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी परेशानी में भी परेशानी होगी। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा दुलारी। निकेतन के पास 10 रुपए होते हैं, जिससे वो शाम को गली में से 2-4 मूली खरीद लेती है। थोड़ा सा आटा है, मूली खरीद ली है, मूली की भुजिया बना देती हूँ। दीदी मुझे मूली की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद, कुछ और बना दो इसका। अच्छा ठीक है, मैं इसका मूली का पराठा बना देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी घर में मसाले नहीं है तो सब्जी बन ही नहीं पाएगी। साथ में दीदी सुबह की तरह चाय बनाती ना, मेरे पास भी 10 रुपए थे तो मैं छोटी सी थैली लाई हूँ दूध की। ठीक है। फिर माधवी जुगाड़ करके मूली के पत्तों को जमीन में दबा देती है और मूली के पराठे और गुड़ वाली पानी की चाय बनाकर सबको रात का खाना खिला देती है। अगले दिन दोनों पति भी नौकरी की तलाश में जाते हैं, जहां उनकी नौकरी लग जाती है, लेकिन एडवांस पैसे नहीं मिलते। ऐसे में बहू जुगाड़ करके कभी मटर के छिलके की सब्जी बनाती, तो कभी गली सब्जी में से सब्जियां छांट कर फिर उनकी सब्जी बनाती। तभी माधवी अपने गाँव फोन कर देती है। हेलो माँ, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। हमारे गांव में तो राशन भी मिलता है और वहां पर अनाज भंडार भी ज्यादा होता है अपने खेत से। आप मुझे खेत की कुछ सब्जियां और गेहूं भिजवा देती तो थोड़ी राहत मिल जाती। अरे ये बात भी कोई हिचक कर बोलने वाली है क्या? अरे मैं तेरी माँ हूँ, और यहाँ गांव में तो अनाज और सब्जी का खूब भंडार है। तू जानती है तेरे पिताजी किसान हैं, तो चिंता मत कर, हम 1-2 महीने का अनाज गेहूं भिजवा देते हैं, साथ में कुछ हफ्ते भर की सब्जी भी। शुक्रिया माँ, मैं रखती हूँ। वाह दीदी, आपके घर वाले किसान हैं। अब तो हमारी 1.5 महीने की खाने वाली परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ, पता नहीं मुझे ये बात पहले क्यों नहीं याद आई। अगले दिन माधवी के गांव से 1.5 महीने का खाने पीने का राशन आ जाता है, जिससे वो घर चलाने की कोशिश करती है। वहीं दोनों बेटे भी दूसरी नौकरी में अच्छे से काम करते हैं, और इन परेशानी में भी दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रसोई संभालती हैं। दीदी आपकी बनाई दाल की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं इसे टेबल पर रख कर आती हूँ। हाँ तुम जाओ, मैं रोटी और अचार लेकर आती हूँ। महीना गुजरता है, दोनों बेटों की पगार आ जाती है, घर के हालात सुधर जाते हैं। तभी निकेतन जलेबी खिलाते हुए सबको बोलता है, शुक्रिया माधवी, अगर तुम्हारे घर वाले यहाँ पर 1.5 महीने का राशन नहीं भेजते तो पता नहीं घर कैसे चलता। सच में माधवी बहू, तू रसोई नहीं संभालती तो हमारा क्या होता? अरे माँ जी, मैंने अकेले मिलकर रसोई नहीं संभाली, इसमें मेरी बहन मेरी देवरानी ने भी मदद की है। हाँ वो अलग बात है कि राशन मेरी मायके से आया है। दीदी सब आपका बड़प्पन है, लेकिन अब चिंता वाली कोई बात नहीं, हमारे घर की परेशानी खत्म हो चुकी है। चलिए मुंह मीठा कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। इस तरह देवरानी जेठानी मुश्किल समय में एक रसोई को बहनों की तरह मिलकर संभालती हैं, साथ ही घर को भी जोड़े रखती हैं। ये अचानक से रसोई में धुआं कहाँ से आ गया? मुझे बहुत खांसी आ रही है। तुम गवार ये क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता ये मॉडर्न किचन है और तुम मिट्टी के चूल्हे पर ऐसी कारीगरी करके किचन को धुएं से भर रही हो? अरे जीजी, कोनो चिंता करने की बात नहीं है, ये तो बस थोड़ा सा धुआं है, तुरंत गायब हो जाए। एक तो तुम्हारी ये उठपटांग सी गवार भाषा मुझे समझ में ही नहीं आती। ये हो जाए वो हो जाए, थोड़ा ना मॉडर्न नहीं तो नॉर्मल भाषा बोलने की कोशिश किया करो, गवार कहीं की।
पता नहीं कहाँ से देवर जी तुम्हें उठा कर लाए हैं। ऐसे संभालोगी रसोई? रसोई को ही काला कर डालोगी। दोनों की लड़ाई से आपको पता तो चली गया होगा कि दोनों की बहस रसोई को लेकर है, लेकिन क्या गवार बहू की रसोई सफल हो पाएगी? और आखिर एक अच्छे घर में गवार देवरानी कैसे आई, जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। जहां शर्मा परिवार के अमीर लग्जरी घर में जेठानी शादी करके दहेज में मॉडर्न किचन का एक्सपेंसिव सामान लेकर आती है, वहीं 1 साल बाद देवर पंकज अपने दोस्तों के साथ किसी गांव की शादी में जाता है, जहां उसकी मुलाकात पारुल से हो जाती है और उसे पसंद कर वो शादी करके उसे अपने घर ले आता है, जो कि घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। पंकज, तू ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? हमारा भी कोई क्लास है, कोई स्टेटस है। मुझे नहीं लगता माँ जी देवर जी का दिमाग ठीक है, वरना इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो ऐसी हरकत नहीं करते। अरे ऐसी गवार देवरानी को हम अपने घर में कैसे रखेंगे? हाँ पंकज, तूने ऐसा क्यों किया? एक बार हमें भी बताना जरूरी नहीं समझा? बस बहुत हो गया, अब मैं किसी को नहीं सुनूंगा। मुझे पारुल स्वभाव से बहुत अच्छी लगी है और वो इस घर की बहू बनने के लायक है। हाँ, बस यही फर्क है कि वो किसी अमीर घर से नहीं है, गांव की लड़की है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन माँ, आपको अपनी पसंद की जैसी बहू चाहिए थी, वैसी बहू भाभी है ना, और अपने अरमान आपने उनकी शादी में पूरे कर लिए थे, तो मेरे से उम्मीद करने की जरूरत ही क्या है? वेल डन माय बॉय, तुम बहुत अच्छे से हमसे बात कर रहे हो। बिकॉज ऑफ दिस गवार लड़की, तूने तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा, हमें ऑर्डर दे दिया, क्योंकि हम तुम्हारे बच्चे हैं और तुम हमारे पेरेंट्स। अब सारे फैसले तुम ही लोगे। माँ जी ऐसी कौन बात नहीं है, हम भी ई स्वभाव की नहीं है, ना हमने उनसे कछु कहा। ओहो, इस गवार बहू की तो भाषा भी गवार निकली। मुंह बनाकर मॉडर्न जेठानी आरती की थाली लाकर सास को देती है और दिल पर पत्थर रखकर कौशल्या को गवार बहू गृह प्रवेश करना पड़ता है। इसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन गवार बहू चटक रंग की साड़ी और जेवर पहनकर सास के पैर छूती है। ओह माय गॉड, मैं तो डर गई थी। ये क्या गवार कपड़े पहने हैं तुमने? मेरी आंखों में बहुत चुभ रहे हैं, इतना ब्राइट कलर। ये ब्रेड कलर नहीं माँ जी, ये लाल रंग है, चटकवा। आशीर्वाद तो दीजिए। हाँ हाँ, सदा खुश रहो। माँ जी आज हमनी के पहली रसोई में का बनाई बताई ना? जो भी अच्छा सा खाना बनाना आता है बना लो। बड़ी बहू अनामिका, जरा इस रसोई दिखा दो और जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। सबको भूख लगी है, हमारे यहाँ खाना लास्ट 8 बजे तक बन जाना चाहिए। ठीक बा माँ जी। ए जिज्जी, कहाँ रह गई बाड़ी तुम? जल्दी से हमरा रसोई दिखा। आ गई हूँ मैं, और मुझे ना ये जिज्जी पिज्जी मत बोला करो, मैं तुम्हारी जिठानी हूँ। साफ साफ मुझे दीदी बोलो, इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनूंगी। यू गॉट दैट? अनामिका पारुल को मॉडर्न किचन में ले जाती है, जहां वो मॉडर्न किचन के बारे में बताती है। ये रहा मेरा मॉडर्न किचन, तुम्हें पता है यहाँ मेरे दहेज का सामान रखा हुआ है, तो जरा आराम से खाना बनाना। वो सामने गैस है, उस पर खाना बनता है। तुम तो अपने गाँव में वो गैस देखा भी नहीं होगा। अब बनाना शुरू करो, मैं जा रही हूँ रिलैक्स करने। जी जी जी, मतलब दीदी। अनामिका उसकी कोई बात का जवाब नहीं देती और पारुल को वो गैस जलानी नहीं आती। अरे मोरी मैया, ये चूल्हा जलाने के लिए यह लकड़ी तो नहीं है, हम लेकर आवत हैं। ये कहकर पारुल घर के बाहर जाकर पेड़ की लकड़ी तोड़कर और पास के तबेले से सूखे उपले लाकर उसी गैस पर रखकर जलाने की कोशिश करती है। थोड़ी सी आग लगने पर ही जेठानी उसे देख लेती है और फूंक मारकर आग बुझा देती है। तुम पागल हो गई हो, ये गैस पर क्या करने जा रही थी तुम? गैस चलानी नहीं आती जो ये लकड़ी वगैरह ले आई हो? मेरे मॉडर्न किचन को खराब करना चाहती थी ना? सच में तुम बहुत गवार हो। दीदी ई का कर दी, आग बुझा दी उल। ऐसे हम खाना कैसे बनाए? हमका बिना चूल्हे के खाना बनाना नहीं आवत है, तो उस पर खाना बनाने की कोशिश करना भी मत। अपना चूल्हा ही बना लो गवार कहीं की। कहाँ से मॉडर्न किचन में घुस गई। अब मैं अपने कमरे में ऊपर सोने जा रही हूँ। ऐसी हरकत कोई मत करना कि मैं परेशान हो जाऊं। मुझे जाकर खाना भी बनाना है, और यहाँ की एक परंपरा है, नौकर चाकर होने के बावजूद हम दोनों को ही यहाँ की रसोई संभालनी है। ये कहकर अनामिका चली जाती है। पारुल बाहर से मिट्टी लाकर अब रसोई में ही मिट्टी का चूल्हा बना देती है, जिस पर वो खाना बनाना शुरू करती है। कुछ देर में अनामिका आकर खाना बनाती है तो पारुल के धुएं से उसे बहुत खांसी आने लगती है। ओ माय गॉड, तुम कितनी गवार हो। एक तो तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती, ऊपर से ये ऊट पटांग खाना बनाने का तरीका। इस मॉडर्न घर में मॉडर्न तरीके से रहना सीख जाओ तो बेहतर होगा। खांसी कर दी। अब हम गांव से हैं, यहाँ का तौर तरीका नहीं आवत, तो क्या करी? अरे बहू, आज की डेट में खाना लाओगी कि नहीं? अब तो भूख लग रही है। बस थोड़ी देर और बाबूजी, हम लावत हई।
दोनों के रसोई से जाने के बाद पारुल फटाफट मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है और पूरी के लिए उसे कागज चाहिए होता है, तो अपने ससुर का ताज़ा अखबार उठाकर ले आती है और कागज में पूरी रख देती है। फिर खाना बन जाने के बाद सबको खिलाती है। अरे खाना बनाने में बहू तुमने बहुत देर लगा दी, लेकिन खाना बहुत बढ़िया बना है। चलो अब मैं अपना अखबार पढ़ने चला जाता हूँ। लेकिन मैंने अखबार यहीं रखा था, कहाँ चला गया? किसी ने देखा है क्या? मुझे आज का अखबार पढ़ना था। ओ कागज पापा जी, जो यही रखा था वो तो हमने बोरियों में रख दी। हे भगवान बहू, तुमने क्या किया? छोड़ो, पढ़ी लिखी होती तो ऐसा नहीं करती। 2 दिन बाद दोपहर को गवार बहू चिमनी की लाइट जलाकर चावल बीन रही थी। इस बात पर सास टोक देती है। बहू, हमारी मॉडर्न किचन में ढेर सारी लाइट्स हैं, इसके बावजूद भी तुम चिमनी की लाइट का इस्तेमाल कर रही हो। फालतू में चिमनी जल रही है, इसे सिर्फ खाना बनाने के टाइम पर जलाया जाता है। गवार कहीं की। ये कहकर कौशल्या चली जाती है। पारुल की आंखों में आंसू होते हैं। इतने में पड़ोसन अपना 2 साल का बच्चा लिए जेठानी और सास से बात कर रही थी कि बच्चा उल्टी कर देता है और चाय रखने के बाद पारुल कहती है, ओहो, ई बचवा तो उल्टी कर दिया। लाई हम एकर कपड़ा साफ करके ले आवत बानी। ठीक है, अब ध्यान से ले जाना। फिर पारुल बच्चों के लिए रसोई में पहुंचती है और सिंक को देखकर उसमें पानी भर देती है और बच्चे के और उल्टी होने पर उसे वही नहला देती है। बच्चा पानी में छप छप करने लगता है। अरे ई बचवा तो बड़ा खुश होवत है, ई छोटे तालाब में। हाँ लल्ला, खेली करबो। हाँ। बहुत देर तक पारुल के न जाने पर श्वेता और जेठानी रसोई में उस बच्चे को सिंक में डूबा हुआ देख बहुत डांटती हैं और अपने बच्चों को दुपट्टे में उड़ाकर ले जाती है। यहीं पर गवार बहू की हरकतें बंद नहीं होती। वो रसोई में सिलेंडर खत्म हो जाने पर जेठानी का एक्सपेंसिव कुकर चूल्हे पर रख देती है, जिससे उसका कुकर पूरा काला पड़ जाता है और चूल्हे से रसोई में गंदगी भी फैल जाती है, जिससे सब लोग परेशान होते हैं। और एक दिन तो हद हो जाती है। जेठानी मिक्सी में जूस बनाकर डेली पीती थी, उसी में देवरानी मिर्च पीस लेती है। मिर्च का तीखापन उसी मिक्सी में रह जाता है और जूस बनाने के बाद जेठानी को बहुत मिर्ची लगती है और वो चिल्ला पड़ती है। मेरा मुंह जल गया। पता नहीं इस मिक्सी में मिर्ची कैसी आई। मुझे तो लगता है इसमें भी गवार देवरानी का ही हाथ है। आप देख रही है ना कितने समय से ये बदतमीजी कर रही है। ओह बहू, मेरा भी मुंह जल गया। वो जो स्पीकर, पारुल, ये सब तूने किया है? हाँ माँ जी, पर हमका नहीं पता था कि आपन के साथ ऐसा हो जाए। बहू बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें अपने घर में और बर्दाश्त नहीं करूंगी। सास और जेठानी गवार बहू को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालकर धक्का मारती हैं कि पंकज उसे संभाल लेता है। ये सब क्या हो रहा है? बस पंकज, बहुत हो गया। तेरी गवार पत्नी ने हम सबका जीना मुश्किल कर रखा है। अब ये इस घर में नहीं रह सकती। तुझे पता है इसने क्या क्या किया है? तो सुन। ये कहकर कौशल्या पंकज को पारुल की सारी गवार हरकत बता देती है, जिसे सुन पारुल और भी ज्यादा रोती है और पंकज उसे चुप करवाता है। पंकज जी, माँ जी, जिज्जी सही कहवत है। हम ई मॉडल ससुरालवा के लायक नहीं है, इसलिए हम यहाँ से जाते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी। मम्मी, पापा, भाभी, आपने मेरी पत्नी को एक बार भी समझने की कोशिश की? हाँ, कि वो यहाँ पर क्यों नहीं ढल पा रही है? क्योंकि आप लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। अगर आप लोग उसे यहाँ के तौर तरीके सिखा देते तो वो थोड़ा बहुत तो अब तक सीख गई होती, और अगर वो यहाँ से गई तो मैं भी जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। तू बिल्कुल सही कह रहा है, और तेरी वजह से हमें भी एक बुद्धि मिली कि हम कोशिश करते तो आज ही नौबत नहीं आती। लेकिन अब अनामिका और मैं इसे खुद सिखाएंगे। सास और जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है। धीरे धीरे वो देवरानी को मॉडर्न किचन की सारी चीज सिखाते हैं, उसे बताते हैं। मात्र 15 दिनों में वो सब कुछ सीख जाती है, जिससे सभी घर वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।